कफन की शुरुआत होती है एक मिलियनर आदमी रिची को दिखाते हुए जो अपना फैमिली बिजनेस रन करता है। आज उसकी सक्सेस पार्टी पर हम उसकी पूरी फैमिली और उसकी वाइफ हंटर को भी देख पाते हैं। सब बहुत ज्यादा खुश थे। हंटर की जब से शादी हुई थी वो अपने आप में ही काफी अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि हंटर के अलावा उसकी पूरी फैमिली बिजनेस के लिए चली जाती थी। उसे घर में बहुत अकेला फील होता था। अकेलेपन को काटने के लिए वो या गेम्स खेलती थी, स्केचिंग करती थी या कुकिंग करती थी, लेकिन उस सब के बावजूद भी वो थक जाया करती थी। पूरा दिन उसे इंतजार रहता था कि कब रिची घर आए और वो रिची से बहुत ज्यादा बातें करे, लेकिन जब जब वो रिची से बातें करती थी तो रिची अपने फोन में बिजी रहता था। उसे वो अटेंशन मिली ही नहीं जो वो चाहती थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं और एक दिन हंटर को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये बात सुनकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और इस बारे में रिची को भी बताती है। रिची खुश होकर एक फैमिली डिनर प्लान कर लेता है, जहाँ पर बैठकर ये लोग इस बड़ी न्यूज को अपने मॉम डैड से शेयर करने वाले थे। सभी लोग ये खबर सुनकर बहुत ज्यादा खुश हुए और इस टाइम पर हंटर चाहती थी कि सब लोग उसकी वो कहानी सुनी कि कैसे उसे प्रेगनेंसी का पता चला, लेकिन दोबारा ये रिची के डैड ने उसकी बात काट दी और ये लोग अपने बिजनेस डिस्कशन में लग गए। इस मर्तबा हंटर को इतना ज्यादा अकेला फील हुआ कि उसे गुस्सा आने लगा। उसने टेबल पर देखा और उसे एक गिलास में बर्फ नजर आई और गुस्से में उसने बर्फ ही खाना शुरू कर दी और बर्फ खाने की आवाज से सभी लोग बहुत ज्यादा तंग हो गए। खैर, रिची की मॉम ने उसको समझा और उन्हें लगा कि हंटर ने ऐसा अपनी प्रेगनेंसी की वजह से किया है। अक्सर लड़कियों को ऐसी हालत में डिप्रेशन हो जाता है, इसलिए अगली सुबह हंटर के डिप्रेशन को दूर करने के लिए वो हंटर को एक बुक देकर जाती हैं। हंटर चाहती थी कि रिची की मॉम बैठकर अभी भी उनसे बात करें, लेकिन रिची की मॉम भी यहाँ से चली गई। खैर, अब वो बुक पढ़ने लग जाती है और इसी बुक में लिखा था कि इंसान को अपने डिप्रेशन को दूर करने के लिए हर रोज कुछ नया करने का ट्राई करना चाहिए, कुछ ऐसा जो उसने कभी पहले ना किया हो, ना ही एक्सपेक्ट किया हो। ये सोचते हुए उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आता है और वो उठकर एक मार्बल बॉल खा लेती है। और हैरानी की बात थी, ये खाने के बाद उसे इतना अच्छा फील हो रहा था जैसा उसे पहले कभी नहीं फील हुआ था। थोड़ी देर बाद जब रिची घर आता है तो वो नोटिस करता है कि हंटर आज बहुत ज्यादा खुश है, पिछले दिनों से भी ज्यादा। रिची उससे खुशी की वजह पूछता है तो हंटर बताती है, आज मैंने कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड किया और उसी वजह से मुझे अपने पे बहुत खुशी हो रही है। रिची इस टाइम उससे पूछता है तो आखिर तुमने ऐसा क्या किया, लेकिन हंटर इस टाइम झूठ बोल देती है। अगली सुबह हंटर को हम इससे भी ज्यादा अजीब काम करते हुए दिखते हैं। वो पिछले दिन खाए हुए मार्बल बॉल को अपने स्टूल बेस्ट में से निकाल कर संभाल लेती है। अब जहाँ हंटर पहले ही अपने अकेलेपन से लड़ रही थी, वहीं पर रिची की मॉम भी अब हंटर से अजीबोगरीब सवाल करने लग गई, जैसा कि वो शादी से पहले क्या करती थी, उसकी फैमिली क्या करती थी। अब हंटर जो थी वो एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी। उसे अपने बारे में बताते हुए थोड़ी सी शर्मिंदगी भी होती है और ये सब सुनते हुए रिची की मॉम उससे कहते हैं, तो फिर तो तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम्हारी शादी रिची से हो गई और तुम्हारी दुनिया ही बदल गई। हंटर उनकी बातों से और दुखी हो गई, क्योंकि वो अपनी लाइफ से अभी भी सेटिस्फाई नहीं थे। आज उसे इतना ज्यादा बुरा लग रहा था कि अपनी फीलिंग्स को कम करने के लिए उसने सफाई करना शुरू कर दी और तभी वैक्यूम क्लीनर के साथ एक थंब टैग जुड़ गया। वो नुकीला था, लेकिन फिर भी हंटर को उसे खाने का दिल किया। उसने मुंह में भी डाल लिया, लेकिन ये थंब टैग उसकी जुबान में बुरी तरह चुभ गया। पहले तो उसने निकाल कर उसे किचन काउंटर पर रख दिया, लेकिन पूरा दिन उसे यही फीलिंग आती रही कि उसे खा लेना चाहिए। इसलिए जोश में आकर उसने थंब टैग मुंह में डाला और आखिर निगल लिया। खाते हुए ये थंब टैग उसकी पूरी फूड पाइप को चीरता हुआ गया था। इन्हें उसके जिस्म के अंदरूनी हिस्से भी जख्मी हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद ये थंब टैग खाने के बाद भी उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। रात में रिची अपने फ्रेंड्स के साथ घर पर पार्टी करने के लिए आ जाता है। जाना तो हंटर को भी बाहर था, लेकिन तभी उसे बहुत ज्यादा पेट में दर्द होना शुरू हो गया। वो जब वॉशरूम में गई तो थंब टैग तो उसका बाहर निकल आया, लेकिन इस मर्तबा थंब टैग की वजह से उसके जिस्म से बहुत ज्यादा ब्लड भी आया था। दर्द भी उसे बहुत ज्यादा हो रहा था। अब रिची भी उसे ढूंढते हुए रूम में आ गया, लेकिन रिची के आने से पहले ही उसने सारा ब्लड साफ कर दिया ताकि रिची को कुछ भी पता न चले। थोड़ी देर बाद यहाँ पर रिची का एक फ्रेंड आ जाता है। वो हंटर को माँ बनने के लिए कंग्रेचुलेट करता है और फिर उसे शेयर भी करता है कि इस पार्टी में वो बहुत ही अकेला फील कर रहा है। वो हंटर से पूछता है, क्या मैं आपको गले लगा सकता हूँ। हंटर भी उसे गले लगा लेती है और यहाँ पर हमें फील होता है कि उस लड़के किससे ज्यादा हंटर उसे गले लगाना चाह रही थी अपना अकेलापन दूर करने के लिए। खैर, वक्त गुजरता रहा और दिन ब दिन हम देखते रहे कि हंटर का बिहेवियर बहुत ज्यादा चेंज हो रहा था। वो ऐसी चीजें खाना शुरू कर चुकी थी जो आम लोग डाइजेस्ट ही नहीं कर पाते, जैसा कि सेल, बैटरीज, पिन्स, सेफ्टी पिन्स और बहुत सी ऐसी चीजें जिन्हें वो बाद में अपने स्टूल पेस्ट से निकाल कर संभाल भी रहती थी और उन्हें ट्रॉफिस की तरह उसने सजा कर भी रखा हुआ था। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और हंटर को अपने रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ता है, जहाँ पर जब डॉक्टर उसका अल्ट्रासाउंड कर रही होती हैं तो पता चलता है कि बेबी तो बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन हंटर की गट के अंदर बहुत ही अजीब किस्म का ऑब्जेक्ट है। ये देखते हुए डॉक्टर फौरन उसकी इमरजेंसी सर्जरी करने को कह देती हैं। हंटर की सर्जरी शुरू कर दी जाती है और एक के बाद एक उसके इंटेस्टाइन में से बहुत सारे अजीब व गरीब ऑब्जेक्ट निकलते हैं, जैसा कि सेफ्टी पिन्स, मार्बल बॉल्स और इस तरह की चीजें।
सर्जरी के बाद डॉक्टर्स उसकी सिचुएशन पर बात करते हैं और डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि हंटर एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से गुजर रही है, एक दिमागी बीमारी से गुजर रही है, जिसमें इंसान का दिल करता है ऐसी चीजें खाने का जो इंसान नहीं खा सकता। रिची ये सब सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था। वो हंटर को घर लेकर आता है और हंटर को बहुत ज्यादा डांटता है। वो हंटर से ये सब कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। वो अब अपने रूम में से ऐसी सारी चीजें उठा लेता है जिनको खाया जा सकता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि हंटर तो कुछ भी खा सकते हैं। खैर, रिची जितना परेशान था, रिची के डैड उससे भी ज्यादा परेशान थे, क्योंकि उन्हें रिची के बेबी की टेंशन थी। इसीलिए वो हंटर के लिए फौरन ही एक बहुत बड़े साइकियाट्रिस्ट को बुक कर लेते हैं। बातें करते हुए ये साइकियाट्रिस्ट हंटर से पूछती है कि तुम्हें क्या मिलता है ये सब कुछ खाकर। वो बताती है कि जब मैं ऐसी चीजों को अपने मुंह में रखती हूँ तो मुझे उनकी फीलिंग बहुत अच्छी लगती है, इन चीज़ों के टेक्सचर्स बहुत अच्छे लगते हैं अपने मुंह में। यहाँ पर साइकियाट्रिस्ट को अंदाजा हो जाता है कि उसने ये सब कुछ खाना अभी भी नहीं छोड़ा। कि बात वो रिची को बता देती है और रिची अब हंटर के लिए एक बॉडीगार्ड हायर कर लेता है जो 24 घंटे उसके साथ रहने वाला था, उस पर नजर रखने वाला था, ताकि हंटर कुछ ऊट पटांग ना खा ले। और इस बॉडीगार्ड के आने से हंटर और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है, गुस्से में आ जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि गार्ड को भी हंटर की ये सारी हरकतें पसंद नहीं आ रही थी। वो हंटर से अजीब सा नाराज और उखड़ा उखड़ा रहता था, क्योंकि उसकी एक अपनी सोच थी। वो ये सोचता था कि इतने बड़े घर में हंटर रहती है, हर फैसिलिटी होने के बावजूद ऐसी क्या वजह हो सकती है कि उसे दिमागी बीमारी हो गई? क्या वो इतने बड़े घर में भी खुश नहीं रह सकती? खैर, वो बॉडीगार्ड हर तरह से हंटर के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन हंटर फिर भी बाथरूम में छुपकर कुछ ना कुछ ऐसा खा ही लेती थी जो उसे नहीं खाना चाहिए। अब थोड़े दिन बाद रिची का बर्थडे आने वाला था। हंटर उसके लिए एक बहुत ही शानदार पार्टी अरेंज करती है और यहाँ पर वो बहुत खुशी से सबको मिल रही थी। हालांकि उसे लोगों से मिलना ज्यादा पसंद भी नहीं था, लेकिन आज उसके साथ और भी कुछ ज्यादा बुरा हो गया। सभी लोग उससे उसकी ये चीजें खाने वाली बीमारी के बारे में बात करने लगे और ये सब जानकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसे रिची से कहा, क्या जरूरत थी सबको तेरी बीमारी के बारे में बताने की? लेकिन रिची कहता है कि मैं तुम्हारे अच्छे के बारे में ही सोच रहा हूँ। लेकिन हंटर को इतना बुरा लगा था कि हंटर रात में रिची से अपने से माफी मांगने को भी कह देती है। अब अगला दिन आता है, थेरेपिस्ट दोबारा आती है। हंटर को आज थेरेपिस्ट से बात करते हुए बहुत अच्छा फील हो रहा था, क्योंकि वो बात ही तो करना चाहती थी। थेरेपिस्ट के चले जाने के बाद वो गार्डन में जाती है और पौधों की देखभाल करने लग जाती है। हालांकि उस टाइम उसका दिल भी करता है कि वो उठाकर ये सारी मिट्टी खा ले, लेकिन वो अपने ऊपर कंट्रोल रखती है। अब अपने हाथ धोने के लिए जैसे ही वो वॉशरूम में जाती है तो सुनती है कि रिची उस थेरेपिस्ट को पैसे दे रहा था ताकि वो थेरेपिस्ट हंटर की एक एक बात उसे बताए। ये सुनते हुए हंटर बहुत ज्यादा पैनिक हो गई कि पता नहीं क्या क्या बातें थेरेपिस्ट ने रिची को बताई होंगी। वो बिल्कुल टूट गई। उसे बहुत सदमा हुआ, लेकिन उसने किसी को शो नहीं किया। रो रो कर उसका बुरा हाल हो गया था। अपने आप को छुपाने के लिए वो बेड के नीचे चली गई और तभी उसका गार्ड उसे ढूंढते हुए बेड के नीचे आया। उसके गार्ड को भी आज उसकी हालत पर तरस आ गया था। वो उसके अकेलेपन को समझने लगा था। गार्ड ने उससे कुछ नहीं कहा, बस उसके कंधे पे हाथ रख दिया और उसके पास ही लेटा रहा। काफी देर बाद जब हंटर की आंख खुली तो उसने देखा कि गार्ड भी वहीं सो गया था। वो बेड से बाहर निकल आई, लेकिन गुस्सा उसका अभी भी कम नहीं। इसी गुस्से की वजह से उसका उटपटांग की चीजें खाने का दोबारा दिल कर जाता है और वो सारी कबर्ड्स और दराजे खोलकर ऐसी चीजें ढूंढने लग जाती है जिनको वो खा सके। उसे यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर मिलता है और वो उसे ही निगल लेती है, लेकिन उसे निकलने की वजह से उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। ये स्क्रू ड्राइवर उसके गले में फंस गया था। उसके गले से अजीब आवाजें आने लगी थी और वो नीचे गिर गई। ये आवाजें सुनकर उसका गार्ड भी उठ गया और फौरन उसे देखने लगा। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसने एम्बुलेंस को बुला लिया। फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ से ऑपरेशन करने के बाद उसके गले से उस स्क्रू ड्राइवर को बाहर निकाल लिया गया। शुक्र था कि उसके बेबी को नुकसान नहीं हुआ था। अब रिची और रिची की फैमिली को हंटर से ज्यादा हंटर की बेबी की टेंशन हो गई थी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो हंटर को एक साइकिक हॉस्पिटल में भेज देंगे, जहाँ 24 घंटे उस पर नजर रखी जाएगी और ऐसे उनका बेबी सेफ रहेगा। बेबी के पैदा होने के बाद वो आजाद हो जाएगी, यानी वो घर वापस आ जाएगी। हंटर मान तो नहीं रही थी, लेकिन रिची ने कहा कि अगर तुम इन पेपर्स पर साइन नहीं करोगी तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगा। इस वजह से उसे ये सब मानना पड़ा। उसका गार्ड जो अब उसकी फीलिंग समझने लगा था, उसे अब हंटर की हालत पर बहुत तरस आने लगा था। खैर, अगले दिन दिखाया जाता है कि हंटर को छोड़ने के लिए रिची की पूरी फैमिली जा रही थी और साथ साथ उसका गार्ड भी था। तभी जाते हुए एकदम से हंटर वापस अपना चार्जर लेने के बहाने घर के अंदर चली जाती है और उसका गार्ड भी भागते हुए उसके पीछे आता है। यहाँ गार्ड देखता है कि हंटर वहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। इस मर्तबा गार्ड को भी उस पर तरस आ गया और उसके बारे में किसी को बताने के बजाय उसने हंटर को यहाँ से भागने का मौका दिया। और जैसे ही बाकी सब लोग घर के अंदर आए तो उसने सबको हंटर से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बताया कि वो दूसरे रास्ते की तरफ भाग गई है। जबकि कुछ ही देर बाद हमें दिखाया गया कि हंटर भागते हुए जंगल के रास्ते से एक होटल आ पहुंची थी, जहाँ आकर वो सबसे पहले इस होटल के बाहर से बहुत सारी सॉइल यानी मिट्टी लेती है और होटल के अंदर एक रूम बुक करके उसे खाने ले जाती है। फिर थोड़ी देर बाद वो रिची को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैं वहाँ से भाग आई हूँ, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं।
और मैं ये बेबी भी तुम्हारी ही वजह से ले रही थी, लेकिन तुमने मुझे ठीक तरह से एक्सेप्ट ही नहीं किया, तुमने मुझे टाइम भी नहीं दिया और अब तो तुमने मुझे डाइवोर्स की धमकी दे दी है और अब मुझे ये बेबी भी नहीं चाहिए। रिची को ये सारी बातें सुनकर बहुत दुख हुआ। इससे पहले कि हंटर कुछ गलत कर लेती, रिची उससे रिक्वेस्ट करता है कि ऐसा मत करो, अपनी जिद छोड़ दो और घर वापस आ जाओ। हंटर जब ना में जवाब देती है तो रिची उसे समझाता है, देखो हंटर, तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, इस दुनिया में तुम इस तरह सर्वाइव नहीं कर पाओगी, तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत है। लेकिन हंटर रिची की बात ही नहीं सुनती और कॉल काट देती है। पूरी रात वो टीवी देखते हुए और सॉइल खाते हुए गुजारती है। हंटर अगले दिन उस होटल से भी निकल जाते हैं और अपनी मॉम को कॉल करते हैं, अपने साथ होने वाली ये सारी चीजें बताती है। उसे आज अपने पे ही गुस्सा आ रहा था। वो जानती थी कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। ये मसला उसे अब से नहीं था बल्कि बचपन से था, क्योंकि इसके बायोलॉजिकल फादर, असली डैड उसे छोड़ गए थे। उसकी मॉम बहुत ज्यादा रिलीजियस थी, इसीलिए वो इस दुनिया में आ गई, नहीं तो आज शायद वो पैदा भी ना होती। ये सारे एहसास उसे आज तक तंग करते थे। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो अपने असली डैड से मिलकर ही रहेगी। अपनी मॉम से जबरदस्ती उनका पता लेते हुए वो उनके घर पहुंच जाती है। यहाँ जाने पर वो देखती है कि किसी की बर्थडे पार्टी चल रही थी। ये उसके स्टेप ब्रदर की, यानी उस आदमी के बेटे की बर्थडे पार्टी थी। उन्होंने हंटर से कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें लगा कि हंटर उनके बेटे की किसी दोस्त की मॉम है। लेकिन उसने बताया कि मैं यहाँ के गेस्ट नहीं बल्कि मैं तुम्हारी बेटी हूँ। ये सुनते हुए वो आदमी उसे अकेले में ले जाता है और पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्यों आई हो। लेकिन यहाँ पर हंटर उल्टा ही उससे सवाल कर लेती है कि आखिर तुमने मुझे छोड़ा क्यों, और अगर छोड़ना ही था तो तुम मेरे मॉम के साथ रहे ही क्यों। तो वो आदमी कहता है, हाँ मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन जब मैंने ये सब किया था मैं अपने आप को बहुत ताकतवर मानता था और अपनी ताकत के ही नशे में मैंने तुम्हारी मॉम के साथ बहुत बुरा किया। लेकिन जब मैंने जेल में इस जुर्म में 7 साल गुजारे तो मुझे समझ आ गई कि अच्छा क्या है और बुरा क्या। यहाँ ये दोनों बातें करते करते बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। हंटर को फील होता है कि यह आदमी अपने किए पर शर्मिंदा है, इसलिए वो उससे कुछ ना कहकर यहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसकी मॉम ने भी उसे अपने साथ रखने से मना कर दिया था और रिची का घर तो वो छोड़ आई थी। उसे अब अपनी लाइफ में मूव ऑन करना था, आगे बढ़ना था जैसे वो चाहती थी। वो एक डॉक्टर के पास जाती है और उनसे अबॉर्शन पिल लेकर एक पब्लिक वॉशरूम में अपना अबॉर्शन करती है। वो जानती थी वो जो कर रही है ठीक कर रही है, अभी तो वो अपनी जिम्मेदारी भी उठाने के काबिल नहीं थी, तो वो एक बच्चे की जिंदगी अपनी ही तरह खराब नहीं कर सकती थी। अपने डैड से बात करने के बाद उसकी सोच में काफी तब्दीली आई थी और अब वो एक नई लाइफ जीने के लिए तैयार थी और बस हंटर को ये दिखाते हुए उसकी ये कहानी खत्म हो जाती है।